हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा। और कल का जो हमने लेक्चर देखा उसमें आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस, उसके बारे में हमने जानकारी दी। आज जो है हम जानकारी देंगे उसके आगे की। और लगभग मैंने कहा था कि हम इसकी सीरीज़ को चालू कर रहे हैं और वर्तमान समय में परीक्षाओं के सिलेबस के आधार पर लगभग आधुनिक भारत का इतिहास आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो अपन जो है लगातार जो है आधुनिक भारत के इतिहास में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो देखेंगे। कल जो है कई सारे लोगों ने मुझसे एक बात पूछी, कॉल करके उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए कि किस सर कर्नाटक वार ये जो अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान यानी फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, क्या वो भी क्वेश्चन में आता है? तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर वो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। यानी कि जो कर्नाटक वार था, अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब के बीच में जो युद्ध हुआ था, इनसे बहुत कम ही क्वेश्चन बनते हैं। जो मुख्यतः आपके आंदोलन वगैरह हैं, कांग्रेस के अधिवेशन है, वो सब चीज़ें हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। उसके बाद समय रहते हम कर्नाटक वार, वंडीवास का युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ लें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका पुर्तगालियों के आगमन से। और पुर्तगाली 1498 में, जिसमें से एक नाविक का नाम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसका नाम है वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत पहुंचता है। जैसे ही भारत पहुंचता है तो वहाँ के राजा जमोरिन से मुलाकात करता है और व्यापार करने के लिए उससे परमिशन लेता है। और उस समय उसका रीज़न ये था कि भारत में जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा मसालों का होता है। उस समय पे दक्षिण भारत में मसालों का, आज भी देखा जाए वर्तमान समय में दक्षिण भारत मसालों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और इस तरह जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा आया तो उसने लगभग मसालों के व्यापार के उद्देश्य से राजा जमोरिन से मुलाकात की थी। और मुलाकात करने के उद्देश्य से जो है बहुत सारा सामान यहाँ से ले गया था और पुर्तगाल में उसे बेचा था, जिसका प्रॉफिट उसको बहुत सारा मिला। अब देखा जाए तो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि क्या वास्तव में भारत में जो पुर्तगाली या अंग्रेज जो भी यूरोपीय कंपनियां आई, क्या वो यहाँ पर शासन करने के उद्देश्य से आई? क्या ऐसा नहीं। दरअसल उनका काम यहाँ पे व्यापार करना था, यानी कि आपका जितना भी ट्रेड है उनका, क्योंकि जो यूरोपियंस कंट्री है वो ठंडे एरिया है और उन ठंडे एरिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होती है वो मसालों की होती है। मसाला, क्योंकि हम देखें तो मसालों के अंदर हीट जनरेट होती, और मसाला ज़्यादातर अगर आप ठंडी के मौसम में खाते तो आपको फ़ायदेमंद शरीर में। इसी वजह से मसाला है, सूती कपड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत से विदेशों में क्या होती थी, निर्यात की जाती थी। इसी उद्देश्य से भारत के समुद्री मार्गों को खोजते हुए सबसे पहला पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कौन आता है? भारत आता है। तो हम एक कह सकते हैं कि सबसे पहले भारत में किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? तो पुर्तगाल। और कब आया था वो? 1498 में। जब पुर्तगाल ने लगभग 1498 से 100 साल लगातार व्यापार कर लिया भारत में, उसके पास पैसा वगैरह खूब सारा इकट्ठा होने लगा और देखा जाए तो पुर्तगाल उस समय पे बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। तो पुर्तगाल के पड़ोसी देश स्पेन को हो गई जलन, और जब उससे जलन हुई तो उसने दक्षिण अमेरिका में चढ़ाई कर दी। रीज़न क्या था कि जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में शासन किया, उसी प्रकार से पुर्तगाल उस समय पे दक्षिणी अमेरिका में शासन कर रहा था। और स्पेन को लगा कि वास्तव में ये जो इतना समृद्ध होता जा रहा है उसका कहीं ना कहीं रीज़न है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका से ये सभी लोग जो है पैसे कमा रहे हैं। इसीलिए स्पेन ने अपनी सेना बना करके जो है चढ़ाई कर दी, कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन उसे सफलताएं नहीं मिली। लेकिन लगभग 100 सालों के अंदर इंग्लैंड के जो अंग्रेज थे उन्हें ये बात पता चल गई कि वास्तव में जो पुर्तगाली हैं वो पैसे कमा रहे हैं, वो भारत से कमा रहे हैं। और उस समय पे जैसे उनको ये बात पता चलती है तो वो क्या करते हैं, महारानी एलिजाबेथ जो रहती है उस समय पे इंग्लैंड की क्वीन रहती है, उनसे परमिशन लेती है और भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त करते हैं उनसे कि हम भारत जाना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं। इस प्रकार से महारानी ने 1600 में एक राजपत्र लिखा और उसमें आदेश दिया कि केवल आप और आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। अगर हम बात करें तो लगभग 1503 या 1504 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी
वो कहाँ की थी? आपकी कोचीन में स्थापित की थी। कोचीन में, जिसका पहला वायसराय पेड्रो अल्वारेज, फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ऐसा करके आपने नाम सुना होगा, ये बनते। हालांकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ कौन सा नाविक भारत आया था? तो वो निश्चित रूप से आपका कौन था? वास्को डी गामा था, जो कि एक पुर्तगाली था। इसके बाद एक क्रम देख लेते हैं। इसके बाद अंग्रेज आए आपके, और अंग्रेज लगभग कब आए हैं? तो सन 1600 में जो है अंग्रेज आए। कई किताबों में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि अंग्रेजों के ठीक पहले जो है डच भी आ गए थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि एक नाविक था कार्नोलिस डे हस्तमान करके, जो कि डच नाविक था, वो 1598 में भारत घूम गया था। और इस इतिहासकारों का कहना है कि पहले डच आए थे, लेकिन ऑफिशियल रूप से पहले अंग्रेज आए। सन 1600 में अपनी कोठी यानी कि एक हेडक्वार्टर से स्थापित किया, और इनका पहला जो हेडक्वार्टर रहा है वो आपका कहाँ रहा? मछलीपट्टनम में। और मछलीपट्टनम में ही इन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर स्थापित किया था। इसके बाद अंग्रेजों के बाद कौन आए? आपके डच आए, और डच आए थे 1602 में। इसके बाद आए आपके डेनिश, और डेनिश आए थे आपके 1616 में। इसके बाद आए थे आपके फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी लगभग आए थे आपके 1664 में। और सबसे अंत में आए थे आपके स्वीडन से स्वीडिश, जो कि आए थे आपके 1731 में। कई बार ये प्रश्न आपका सही जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, मैंने कई बार देखा है, आप भी देखे होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और इस तरीके से हमारे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप जो है उसे नोट करते रहें। मैंने कल भी कहा था कि आप जो है जब भी बैठिएगा तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा ताकि उसे नोट करते चलें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा अगला चैप्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बंगाल की स्थिति। देखिए, सन 1600 में जैसा ही अंग्रेज भारत आ जाते हैं, चूंकि हमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ना है क्योंकि अंग्रेजों ने ही भारत में क्या किया है? शासन किया है, उसका रीज़न था। ठीक है, तो हम पूरा लगभग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों को भारत में शासन करना पड़ा। जैसे ही सन 1600 में आपके अंग्रेज भारत आते हैं, मछलीपट्टनम में इन्होंने पहला अपना हेडक्वार्टर स्थापित किया। सन 1608 के समय, चूंकि 1600 तक भारत में जो शासन चल रहा था वो अकबर का चल रहा था। 1601 में अकबर ने अपना अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान किया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 के बाद जो राजा बना अकबर का बेटा जहांगीर बना, और कहा जाता है कि अंग्रेजों से मिलने वाला पहला राजा कौन था? मुगल बादशाह कौन था? आपका जहांगीर था। और जहांगीर की ही दरबार में पहला आपका अंग्रेज यात्री, जिसका नाम था आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में उसकी दरबार में जाता है और जेम्स प्रथम के रूप में उसका राजदूत बन के जाता है और आज्ञा प्राप्त करने जाता है कि महाराज आप हमें भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान करें। लेकिन जैसे ही कैप्टन हॉकिंस गया तो जहांगीर जो रहता है वो उसको व्यापार करने के लिए मना कर देता है। कैप्टन हॉकिंस के बाद कई सारे अंग्रेज जो है भारत में गए थे। फिर कहा जाता है थॉमस मुनरो करके लगभग 1615 के आसपास, कई किताबों में 1613 भी मिलता है, तो 1613 के आसपास वो जाता है, जिसका नाम था थॉमस मुनरो। और वही थॉमस मुनरो जो है जहांगीर से आज्ञा प्रदान करता है, प्राप्त करता है कि महाराज आप हमें व्यापार करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं इंग्लैंड के राजा का भेजा हुआ राजदूत। इस तरीके से जब कैप्टन जो आपका जहांगीर था उसकी बात सुना, और जहांगीर ने थॉमस मुनरो को क्या कर दिया? व्यापार करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसने पूछा भी कि आप कौन सा क्षेत्र चाहते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेजों ने देखिए ज़्यादातर चालाकी यही की कि खाड़ी का एरिया उन्होंने मांगा। बे ऑफ खंबात की खाड़ी के पास एक सूरत जिला जो कि गुजरात में पड़ता है, आपने देखा होगा। उस सूरत जिले में क्या किया अंग्रेजों ने? अपनी पहली आधिकारिक फैक्ट्री स्थापित की और वहीं से लगातार ये व्यापार करते थे। कहा जाता है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां राजा बना, और शाहजहां के जीवन की घटना ऐसी थी कि जब 1657 या 56 के समथिंग शाहजहां की तबीयत खराब हुई। इस समय अंग्रेजों ने शाहजहां को टैक्स देना बंद कर दिया। जब शाहजहां की तबीयत खराब हुई तो ऐसी परिस्थितियां बनती है कि शाहजहां की मृत्यु हो जाएगी। शाहजहां के जो बेटे थे औरंगजेब, दारा, सूजा, मुराद, ये 4 बेटे थे, ये आपस में युद्ध करने लगते हैं कि यदि शाहजहां की मृत्यु होगी तो राजा भारत का कौन बनेगा। तो
तो फाइनली चारों बेटे जब आपस में युद्ध करने लगे तो औरंगजेब सबसे पहले अंग्रेजों के पास गया और कहा कि मैं भारत का राजा बनना चाहता हूँ, मेरे पिता की तबीयत खराब है और यदि आप मेरा साथ देते, अपनी सेना को सुधार में देते हैं तो आगे चल के व्यापार के लिए आपको बहुत सारा एरिया मैं फ्री कर दूंगा ताकि आप व्यापार अच्छे से कर लें। अंग्रेजों को भी ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन अंग्रेज अपनी रणनीति के तहत कहते हैं कि हम केवल व्यापारी ही व्यापार करने आए हैं और किसी भी प्रकार से आपको जो है आज्ञा प्रदान नहीं करेंगे और सेना अपनी उधार में नहीं देंगे। औरंगजेब कुछ नहीं बोला। फाइनली औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या कर दी और 1658 में शाहजहां की तबीयत ठीक भी हो गई, लेकिन उसने शाहजहां को बंदी बना के जेल में डाल दिया और खुद स्वयं राजा बन गया। राजा बनने के साथ में ही औरंगजेब ने सबसे पहले अंग्रेजों का रिकॉर्ड मंगवाया और अंग्रेजों का रिकॉर्ड मंगवा के देखा कि 2 सालों से अंग्रेजों ने टैक्स नहीं दिया है, तो उसने तुरंत औरंगजेब ने सेना तैयार की और पूरी कोठी वगैरह उनकी तोड़वा दी और वहाँ पे व्यापार ना करने की उनको जो है चेतावनी दे दी। अंग्रेज बेचारे परेशान हो गए। औरंगजेब ने जो है कह दिया कि अब आप तो यहाँ व्यापार कर ही नहीं सकते। बहुत सारी समस्याएं जो है अंग्रेजों के लिए खड़ी हो गई। चूँकि अंग्रेज व्यापारी थे, किसी तरीके से औरंगजेब को उन्होंने मना लिया। कहा जाता है कि औरंगजेब जब तक राजा रहा है तो औरंगजेब का डर अंग्रेजों के मन में इतना था कि आने वाली 3 पीढ़ियों तक अंग्रेजों के मन में मुगल बादशाहों का डर बैठा रहा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम राजा बनता है और लगभग 1707 से 1713 तक जो है राजा बना रहा, 12 तक, 5 वर्ष के लिए। उसके बाद उसका बेटा जहांदर शाह 1 वर्ष के लिए 1712 से 1713 तक। इसके बाद उसका बेटा फर्रुख सियर 1713 से 1719 तक बना रहा। फर्रुख सियर के समय में अंग्रेज फर्रुख सियर की दरबार में जाने लगे थे। उसका रीज़न ये था कि अभी तक अंग्रेजों को ये लग रहा था कि मुगल बादशाह बड़े बलशाली या बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन जब एक साल में 5-5 साल में राजा चेंज होने लगे तो अंग्रेजों को समझ में आया कि अब मुगल बादशाह जो है उतने स्ट्रॉन्ग या ताकतवर नहीं रह गए। फर्रुख सियर की दरबार में एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसका नाम था कैप्टन हैमिल्टन। और कैप्टन हैमिल्टन जो था वो हमेशा इसकी दरबार में, फर्रुख सियर की दरबार में चला जाता था और लगभग फर्रुख सियर का जो समय था 1713 से 1719 तक। औरंगजेब जब शासन कर रहा था तो औरंगजेब ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था और लगभग संपूर्ण क्षेत्र औरंगजेब के कब्जे में रहा है। कहा जाता है कि फर्रुख सियर की दरबार में जब हैमिल्टन जाया करता था तो फर्रुख सियर को हमेशा पेट यानी कब्ज की एक समस्या बनी रहती थी। जब हैमिल्टन ने अंग्रेजी दवाई उसको दी, यानी कि इंग्लैंड की दवाई दी, उसको काफ़ी रिलीफ मिला, जिससे हैमिल्टन जो है फर्रुख सियर की कृपा का पात्र बनता गया। कहा जाता है कि जब फर्रुख सियर की बेटी रसोई घर में गई और उसका चेहरा झुलस गया, यानी कि लकड़ी से एक जलती हुई लकड़ी उसके चेहरे पर गिरी और इससे जो फर्रुख सियर की बेटी थी वो जल गई और उस समय हैमिल्टन को बुलाया गया। तो हैमिल्टन ने वैसलीन और मोम का एक लेप बना करके उसके चेहरे पे लगाया और आने वाले समय में उसका चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया, जिससे फर्रुख सियर उससे काफ़ी खुश हुआ और खुश हो करके हैमिल्टन से कुछ भी मांगने के लिए कहा कि यदि आप कुछ भी चाहते हो तो आप मुझे बता दें। तो हैमिल्टन ने एक षड्यंत्र के चलते अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से सभी बातें बताई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुसार बंगाल का जो 5 मील का क्षेत्र था वो कैप्टन हैमिल्टन ने किससे ले लिया, फर्रुख सियर से। तो आप अगर देखें तो उस समय पे लगभग 1718 की बात है, छोटा सा मैप मैं बना रहा हूँ, समझ जाइएगा। 1717 की बात है। 1717 में जो फर्रुख सियर था, आपका फर्रुख सियर, उसने एक शाही फरमान जारी किया और उस शाही फरमान यानी जिसे हम वर्तमान समय में रजिस्ट्री या पट्टा बोल सकते हैं, शाही फरमान के माध्यम से लगभग 5 मील बंगाल का क्षेत्र किसे दे दिया गया, अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। अब भाई जब आधिकारिक रूप से उनको दे दिया तो अंग्रेज यहाँ रहेंगे, टैक्स वगैरह नहीं देंगे, इस तरीके से बात होती। अब ये पूरी घटना जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बंगाल की स्थिति उस समय पे क्या थी। वर्तमान समय में अगर हम बंगाल की बात करें तो वर्तमान का बंगाल पहले के बंगाल की अपेक्षा काफ़ी छोटा है। आज का बंगाल
जो पहले का बंगाल था आज के बंगाल से लगभग 2 से 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा था, ऐसा कहा जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया था। बिहार, असम, नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, लगभग ये सभी एरिया जो है बंगाल के क्षेत्र में आते थे। यहाँ तक कि झारखंड और उड़ीसा का भी एरिया जो है लगभग बंगाल में ही आता था। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बनी। तो देखिए, जो बंगाल का क्षेत्र है इस पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से अधिकार कर लिया और यहीं पर ये क्या करने लगे, अपना शासन जो है करने लगे। शासन ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे व्यापार वगैरह किया करते थे। उस समय जो बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खां, और मुर्शीद कुली खां की हम बात करें तो काफ़ी समय बाद जब इसकी मृत्यु हुई तो मुर्शीद कुली खां के बाद लगभग 1-2 नवाब और बने। एक मुख्य नवाब जो आता है जिसका नाम रहता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के समय में कहा जाता है कि बंगाल अपने चरम पर था, यानी कि समृद्ध और उन्नति विकास के स्तर पर जो है काफ़ी आगे रहा। अलीवर्दी खां के कोई बेटे नहीं थे, तो इसने अपना जो नवाब उत्तराधिकारी जो घोषित किया, इसी का जो पौत्र था उसका नाम था सिराजुद्दौला। और लगभग कहा जाता है कि 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो सिराजुद्दौला ही बंगाल का क्या बन जाता है, आपका नवाब बन जाता है। और बंगाल का नवाब बनने के साथ में जब बंगाल के आसपास का एरिया जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, तो वहाँ के गांव के लोगों ने क्या किया, देखा कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा परेशान उनको कर रहे हैं, टैक्स वगैरह ले रहे हैं। तो जो बंगाल के ग्रामीण रहते हैं वो पहुँच जाते हैं सिराजुद्दौला के पास। सिराजुद्दौला ने, कहा जाता है कि उसने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी कि गाँव वालों को परेशान न किया जाए और उनका टैक्स वगैरह न लिया जाए, बल्कि आप टैक्स हमें दें। लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माने और इसी घटना के चलते सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को लगभग 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर जेल के अंदर यानी एक काल कोठरी में डाल दिया और 3 दिन तक उसने जो है उस जेल को खोला ही नहीं, उस काल कोठरी को। यानी कि ये घटना हुई थी आपकी 20 जून 1756 और लगभग 3 दिन बाद जब उसने खोला 23 जून 1756 को, कहा जाता है कि 146 लोगों में मात्र 23 लोग ही क्या बचे थे, जीवित बचे थे। इतिहास में इस घटना को कहा जाता है आपका ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना, यानी आप कह सकते हैं ब्लैक होल इवेंट। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो इस ब्लैक होल की घटना के बाद अंग्रेज इतना डर गए, ये बेचारे यहाँ से भागने को मजबूर हो गए और बांग्लादेश में जाकर के छुप जाते। अब आगे की बात करें ऐसा क्या हुआ। देखिए, ठीक 23 जून 1756 के ठीक 1 साल बाद ही एक युद्ध होता है जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। उस प्लासी के युद्ध की स्थिति क्या रही है कि जब अंग्रेज़ों ने किसी तरीके से सिराजुद्दौला को मनाया, रॉबर्ट क्लाइव नाम के एक व्यक्ति ने जो है इसको मनाया और पुनः जो है ये बंगाल में जाकर के व्यापार करने लगे। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव इनकी दरबार में जाया करता था और सिराजुद्दौला के कई सारे लोगों को अपने फेवर में उसने किया, जिसमें से सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, जो कि पहले से उसकी इच्छा थी कि वो क्या करे, आपका बंगाल का नवाब बने। सिराजुद्दौला उतना योग्य नहीं था बंगाल के शासन को चला पाने के लिए, क्योंकि मीर जाफर उस समय योग्य तो था ही, क्योंकि वो अलीवर्दी खां का ही सेनापति था। अब सिराजुद्दौला कि सभी आदमियों को जब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने फेवर में किया और यहाँ से अंग्रेज़ों ने टैक्स देना पुनः जो है सिराजुद्दौला को बंद कर दिया। ग्रामीणों को परेशान करने लगे। इस बार सिराजुद्दौला ने खास चेतावनी दी कि यदि आप नहीं मानेंगे तो आप पर एक कड़ा अभियान जो है मुझे करना पड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी बलबूते पे ये कहा, अपनी सेना के दम पे, कि आपको जो करते बने आप वो कर लीजिए। फाइनली कहा जाता है कि 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ और ये प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की सेना आमने सामने होती है और इस तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और जो अगला नवाब बंगाल का बना वो सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है, आपका मीर जाफर। मीर जाफर को भी अंग्रेज़ों ने बहुत परेशान किया और लगभग 1760 में भी उसे हटा करके इसके दामाद मीर कासिम को उन्होंने क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। कहा जाता है कि मीर कासिम को भी जब परेशान करने लगे तो मीर कासिम ने गलती कर दी और गलती क्या की कि ये चला जाता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास में।
और शुजाउद्दौला ने सजेशन दिया कि आप मुग़ल बादशाह शाह आलम से भी मदद मांगिए। और इस तरीके से इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेज़ों से युद्ध किया। और वो कौन कौन थे तो मैंने बताया, एक नाम था आपका मीर कासिम, दूसरा नाम था आपका शुजाउद्दौला जो कि कहाँ के नवाब थे, अवध के नवाब थे, और तीसरा था आपका मुग़ल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर के किससे युद्ध किया, अंग्रेज़ों से युद्ध किया। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, आपका बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की थोड़ी सी सेना ने इन तीनों को परास्त कर दिया और ये युद्ध आपका हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। और इस बक्सर के युद्ध के बाद कहा जाता है कि लगभग पूरा भारत अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया। और वास्तव में अंग्रेज़ भारत में कब स्थापित हुए हैं तो आपका किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद। और यहीं से ये बंगाल की स्थिति जो कि 5 मील से लेकर के संपूर्ण भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा जमा देती है, और यहीं से आधुनिक भारत की शुरुआत जो है मानी जाती। मैंने आपको कल कई तर्क दिए थे कल के वीडियो में, लगभग किस तरीके से जो आधुनिक भारत का इतिहास है कहाँ कहाँ से शुरू होता है। कुछ इतिहासकारों के कहने पर 1498, कुछ 1707, कुछ 1857 की क्रांति, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1764 बक्सर के युद्ध के बाद से संपूर्ण भारत अंग्रेज़ों के कब्जे में गया और वहीं से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती। तो इस तरीके से लगभग हमने बंगाल की स्थिति को देखा, बक्सर के युद्ध को एक शॉर्ट फॉर्म में देखा क्योंकि समय कम है और हमको पढ़ना बहुत सारी चीज़ें हैं। आपसे अगर एग्ज़ाम में अब हम देखें तो पूछता क्या क्या है, तो पूछता है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बना। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के मध्य में हुआ था। पूछा जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई, तो 20 जून से 23 जून ब्लैक होल की घटना हुई थी 1756 में। इसके ठीक एक साल बाद यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध की डेट पूछी जाती है। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा लगभग 23 जून 1757, 1757 सॉरी। तो इस तरीके से आपको 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका जो बक्सर का युद्ध पूछता है तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। लगभग आपको ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं। अब हम कल के संदर्भ में देखेंगे 1857 की क्रांति कल के वीडियो में, और भी जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके जो भी डाउट हों आज के वीडियो में आप कमेंट में डाल दीजिएगा ताकि आपके कमेंट को हम पढ़ के जो है आपके आधार पर जो है वीडियो को बना सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी अभी चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने आसपास के साथियों को ज़रूर बताएं, क्योंकि वर्तमान समय में कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, तो इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर लें। धन्यवाद।